नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिंदी प्रज्ञा पर। दोस्तों, आज का विषय है हमारा आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, यानी खुश रहने की कला। वैक हिंदी में पढ़ेंगे इसको। सेमेस्टर 2 और 4 दोनों के लिए रहने वाला है। ये पेपर हमारा 1 घंटे का होगा, जो कि 30 नंबर का है। चलिए दोस्तों, एक बार हम पेपर को देखते हैं। सो नेम ऑफ द पेपर आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। नेम ऑफ द कोर्स वैल्यू एडिशन कोर्स। वैक है सेमेस्टर 4, जो कि 1 घंटे का है और 30 नंबर का है। चलिए एक बार हम इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न 2 से 4 तक किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी टोटल मिला के हमारे पास 4 प्रश्न है, जिनमें से हमें 3 प्रश्न करना है। तो इसका पहला प्रश्न है किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पहला है प्रसन्नता का आधार। तो दूसरा है प्रसन्नता का पदानुक्रम, यानी प्रसन्नता की जो स्तर क्या है, लेवल क्या है। तीसरा है आनंदमय कोश, यानी हमारे पास 5 कोश है, उसमें से एक है आनंदमय कोश। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है जीवन में अभौतिक आयाम प्रसन्नता के महत्वपूर्ण घटक है, चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांकों के संदर्भ में भारत की आलोचनात्मक अवस्थिति बताइए। प्रश्न संख्या 4 है तनाव प्रबंधन किस प्रकार जीवन रक्षक कौशल है। अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, एक बार हम सेमेस्टर 2 के क्वेश्चन पेपर को भी देखते हैं। इसका भी सेम ही पैटर्न रहने वाला है, 1 घंटे का है, 30 नंबर का है। दोस्तों, इसमें भी पहला प्रश्न जो है अनिवार्य है, जिनमें हमें किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। यानी 2 है, यानी एक एक 5-5 नंबर का है। यानी ये पहला क्वेश्चन जो है हमारे 10 नंबर का है। पहला क्वेश्चन जो है प्रसन्नता के कारक। तो दूसरा है तनाव प्रबंधन कौशल। तीसरा है प्रसन्नता और सौंदर्य शास्त्र। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है पर्यावरणीय और सामाजिक कारक किस प्रकार प्रसन्नता का आधार बनते हैं, चर्चा कीजिए। दोस्तों, लास्ट प्रश्न है 4। उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। दोस्तों, ये थी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए अब हम इसके प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न था प्रसन्नता का आधार। तो प्रसन्नता का अर्थ और उसका स्थान। प्रसन्नता केवल एक क्षणिक भावना नहीं है, बल्कि यह है व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला एक गहरा भाव है। यह है आंतरिक संतोष, सकारात्मक सोच, आत्म संतुलन और उद्देश्यपूर्ण जीवन का परिणाम है। दोस्तों, प्रसन्नता के विभिन्न आधार, जिसमें पहला क्या है आत्मबोध और आत्म स्वीकृति। विद्यार्थी जब स्वयं को पहचानते हैं, अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझते हैं, तब वे आत्मसंतोष की ओर अग्रसर होते हैं। और प्रसन्नता क्या है आंतरिक होती है और बाह्य वस्तुएं केवल क्षणिक सुख प्रदान कर सकती है। दूसरा है सकारात्मक सोच और कृतज्ञता, यानी हमें अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए तथा दूसरों के प्रति थैंकफुल होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, जिसमें हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना और आभार प्रकट करना शामिल है। तीसरा है संबंधों की गुणवत्ता। तो अच्छे संबंध, सहानुभूति, सहयोग और संवाद की कला प्रसन्नता के प्रमुख स्तंभ है। यानी जब हम अच्छे संबंध बनाते हैं, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं, यानी उसके दुखों को समझते हैं, उसकी मदद करते हैं, ठीक है, और अच्छे प्रकार से हम जब बात करते हैं, तो ये भी क्या है हमें एक प्रसन्नता देती है, खुशी देती है। वहीं चौथा है ध्यान और योग। तो मानसिक शांति और आंतरिक प्रसन्नता के लिए ध्यान, प्राणायाम, योग जैसी भारतीय परंपराओं को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है और इसको हमें समझना चाहिए, करना चाहिए, जिससे हमें मानसिक शांति और आंतरिक प्रसन्नता मिले। दोस्तों, पांचवा है कर्तव्य बोध और सेवा भावना। समाज के प्रति हमें उत्तरदायित्व का भावना, निस्वार्थ सेवा करना व्यक्ति को गहरी संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है। निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रसन्नता का आधार एक अत्यंत प्रभावशाली विषय है, जो शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन न मानकर जीवन को समझने और जीने की कला सिखाता है। इससे विद्यार्थियों में क्या है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, मानसिक संतुलन और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। यह न केवल एक बेहतर विद्यार्थी बनाता, बल्कि एक बेहतर नागरिक मनुष्य बनने में भी सहायक सिद्ध होता है।
प्रसन्नता को शिक्षा का अंग बनाना एक दूरदर्शी कदम है और आने वाले समय में समाज को अधिक समरस, सहृदय और संतुलन बना सकता है। दोस्तों, दूसरा है प्रसन्नता का पदानुक्रम। तो खुशी के पदानुक्रम का अर्थ है खुशी के विभिन्न स्तर होते हैं, जिनमें से कुछ अधिक बुनियादी और स्थायी होते हैं, जबकि कुछ अन्य जटिल और क्षणिक होते हैं। तो ये सिद्धांत मुख्यतः हमें मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम से संबंधित है, जो मानव प्रेरणा को 5 स्तरों में वर्गीकृत करता है। मास्लो एक विशेषज्ञ है जो इस विषय पर लिखते हैं, जिसमें हम मास्लो के आवश्यकता की पदानुक्रम पिरामिड के जरिए हम खुशी के स्तरों को, खुशी के पिरामिडों को देख सकते हैं, जिसमें वे सबसे निचले स्तर पर शारीरिक आवश्यकताओं को मानते हैं, दूसरे पर सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरे पर अपनत्व एवं प्यार की आवश्यकताएं और चौथे पर सम्मान की आवश्यकता और 5वें नंबर पर आत्म वास्तविकरण यानी आत्म साक्षात्कार यानी खुद को, अपने आप को पहचानना, समझना, इसको रखते हैं। और यही हमारी खुशी का आधार भी बनता है। जिसमें हम खुशी के पदानुक्रम के स्तर की बात करते हैं, उस पिरामिड के अनुसार सबसे निचले स्तर से शुरू करते हैं शारीरिक जरूरतें। ये सबसे क्या है, बुनियादी जरूरतें होती हैं, जैसे कि भोजन, पानी, आश्रय और नींद। इन जरूरतों को पूरा किए बिना व्यक्ति क्या है, खुशी के उच्च स्तर का अनुभव नहीं कर सकता है। दूसरा क्या था हमारा, सुरक्षा। तो एक बार जब शारीरिक जरूरतें पूरी हो जाती है तो व्यक्ति क्या है, सुरक्षा और स्थिरता की तलाश में रहता है और इसमें सुरक्षित वातावरण, वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य शामिल है, जिसके आधार पर हमें खुशी प्राप्त होती है। जब व्यक्ति सुरक्षित होता है, उसके पास पैसे होते हैं, उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तो व्यक्ति खुद ब खुद सुखी होता है। तीसरा है प्यार और अपनेपन, यानी मनुष्य सामाजिक प्राणी है और उन्हें दूसरे के साथ संबंध, जुड़ाव की आवश्यकता होती है और इसमें क्या है, घनिष्ठ मित्रता, पारिवारिक संबंध और समुदाय में शामिल होने की भावना शामिल है। ठीक है। चौथा है सम्मान। तो व्यक्ति क्या है, दूसरों से सम्मान और पहचान प्राप्त करना चाहता है और इसमें व्यक्तिगत उपलब्धि, आत्मविश्वास और जीवन में उद्देश्य की भावना शामिल होती है। पांचवा है आत्म साक्षात्कार। तो ये पदानुक्रम क्या है, उच्चतम स्तर है, जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने एवं खुद को सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने यानी एक बेहतरीन व्यक्ति बनने का प्रयास करता है, जिसमें वह आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, इसमें आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, आत्म स्वीकृति और व्यक्तिगत विकास शामिल है। चलिए इसके महत्व को भी देख लेते हैं। तो इसकी महत्व क्या है, पहला है प्रेरणा। तो ये सिद्धांत हमें समझने में मदद करता है कि हम क्या चाहते हैं और हमें क्या प्रेरित करता है। दूसरा है संतोष। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि खुशी की असली प्रकृति क्या है, हम कैसे स्थायी और सार्थक खुशी प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविकास। यह सिद्धांत हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचे और अपने जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजें। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आनंदमय कोश। आनंदमय कोश 5 कोशों में सबसे गूढ़ और अंतिम स्तर है, जो भारतीय दर्शन विशेषतः तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णित पंचकोश सिद्धांत का एक भाग है। यानी कि हमारे तैत्तिरीय पंचकोश में क्या है, यानी हमारे तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के बारे में बताया गया है, जिसके 5 स्तर है, जिसमें आनंद में जो है हमारा सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। पंचकोश सिद्धांत के अनुसार मानव अस्तित्व 5 आवरणों या परतों से बना है। यानी हम सभी मानते हैं कि हमारी बॉडी या हमारा जो शरीर है वो क्या है, 5 तंत्रों से मिलकर बना है, जिसमें क्या है, अन्नमय कोश, यानी अन्नमय कोश का मतलब है यहाँ पर शरीर से, और प्राणमय कोश का अर्थ है यहाँ पर ऊर्जा से, और मनोमय कोश का अर्थ है यहाँ पर मन से, और विज्ञानमय कोश का यहाँ अर्थ है बुद्धि से, और आनंदमय कोश का अर्थ है यहाँ पर आनंद से। जिसमें क्या है, आनंदमय कोश जो है सबसे सूक्ष्म और सबसे भीतर का स्तर है। तो आनंदमय कोश का अर्थ, आनंद में 2 शब्दों से मिलकर बना है। आनंद अर्थात परमानंद या दिव्य सुख अर्थात ब्रह्मा आनंद, यानी जो हमें भौतिक वस्तुओं से मिलने वाली आनंद नहीं, वो एक अलग ही प्रकार का आनंद है, एक परमानंद है जो सदैव सदैव ही हमारे अंदर रहता है। ठीक है। दूसरा है मैं अर्थात जिससे बना हो, यानी हमारा जो मन है, तन है, क्या है, आनंदों से भरपूर है। तो इस प्रकार आनंद में कोश वह स्तर है जहाँ व्यक्ति शुद्ध आनंद
तृप्ति और आत्मा की वास्तविक शांति का अनुभव करता है। यह वह स्थिति है जहाँ बाह्य सुखों की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आत्मा स्वयं में परिपूर्ण होती है। आनंद में कोश का अनुभव। ये कोश केवल साधना, ध्यान, आत्मा अनुशीलन और आत्मज्ञान के द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। जब मन और बुद्धि के सभी आवेग शांत हो जाते हैं, तब व्यक्ति अपने आनंद में स्वरूप को अनुभव करता है। यह अनुभव तब होता है जब व्यक्ति स्व यानी आत्मा से जुड़ जाता है और जगत के द्वंद्व से परे चला जाता है। यह आत्मा अनुभूति की अवस्था है, अर्थात व्यक्ति जब ध्यान करता है, आत्मानुशीलन होता है, आत्मज्ञान के द्वारा इस अनुभव को अनुभव करता है, तब क्या होता है, तब व्यक्ति की जो मन है, मन में जो आने वाले जो द्वंद्व है, जो भी राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, ये सभी आवेग जो है वो शांत हो जाते हैं और उसके पश्चात ही हमें क्या है, आनंद की प्राप्ति होती है। यानी आनंद की पूर्ति हमें कब होती है, जब हमारे अंदर सत्य का उद्रेक होता है। शाश्वत प्रसन्नता का स्रोत। आनंद में कोश ही शाश्वत प्रसन्नता का मूल आधार है। जब व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है तो वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। यह स्थायी आनंद मानसिक सुख से भिन्न होता है, क्योंकि यह आत्मा के स्तर पर अनुभव होता है। यह कोई क्षणिक भाव नहीं है, बल्कि एक शाश्वत स्थिति है। यानी आनंद की अनुभूति जो है वो क्या है, शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं होती है। एक बार जो प्राप्त हो जाती है वो हमेशा ही रहता है, लेकिन जो वस्तुओं से मिलने वाली या भौतिक सुख है वो क्षणिक मात्र होती है, जो कुछ पलों के लिए हमें मिलती है और उसके बाद खत्म हो जाती है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि आनंद में कोश मानव जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। यह बताता है कि सच्चा सुख बाहरी भोगों में नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में स्थित है। इसके माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि योग, ध्यान, सेवा और आत्मचिंतन के माध्यम से ही हम परम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। आनंद में कोश का बोध व्यक्ति को न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, बल्कि उसे एक पूर्ण, संतुलित और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा भी देता है। तो दोस्तों, इसके पंचकोशों में सभी 5 कोशों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो तैत्तिरीय उपनिषद से निकले पंचकोश सिद्धांत में मनुष्य को 5 परतों या आवरणों, कोशों के रूप में वर्णित किया गया है, और जिसके माध्यम से अनुभवों को फिल्टर किया जाता है। यानी ये कोश सबसे स्थूल से शुरू होकर अस्तित्व के भौतिक, ऊर्जावान, मानसिक, बौद्धिक और आनंद पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इसमें क्या है, पंच तत्व है। यानी पहला जो है वो भौतिक है, दूसरा क्या है, ऊर्जावान है, मानसिकता की बात है, बौद्धिकता के ऊपर है और आनंद की बात है। ठीक है, तो ये 5 परत हैं और इन कोशों को समझना विभिन्न स्तरों पर असंतुलन को संबोधित करके व्यक्तिगत विकास और कल्याण के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकता है। ठीक है, अब हम क्या है, 5 कोशों की विस्तृत जानकारी पर विचार करते हैं। तो दोस्तों, ये चित्र किसकी है, पंचकोश की है, जिसमें 5 हमारे क्या है, कोश है। यानी 5 हमारे जो पंचकोश के सिद्धांत हैं, उनमें पहला जो है हमारा क्या है, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला जरूरी होता है वो क्या होता है, अन्न में, यानी हमारा शरीर। दूसरा क्या है, प्राण में, यानी हमारी ऊर्जा। ठीक है, मनो में, यानी मन, और विज्ञान में, यानी बुद्धि। सबसे लास्ट में क्या है, हमारा आनंद कोश। पहला है अन्नमय कोश, भौतिक आवरण। यह स्थूल भौतिक शरीर है। यानी अन्नमय से यहाँ तात्पर्य हमारा क्या है, भौतिक शरीर से है, जिसमें क्या है, मांसपेशियां होती है, हड्डियां होती है, अंग है, हमारे इंद्रियां शामिल है। ठीक है, और ये अन्य सभी कोशों का आधार है और भोजन यानी अन्न से पोषित होता है, इसीलिए इसका नाम अन्नमय है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तभी हमें उससे ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी से हमारा शरीर क्या है, ग्रोथ करता है। इसलिए इस शरीर का पोषण किससे होता है, अन्न से होता है। इसलिए इस कोश को इन्होंने अन्नमय कोश रखा है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं प्राणमय कोश। यानी प्राण यानी ऊर्जा। यानी हमारी बॉडी में क्या है, एक आत्मा है, एक प्राण है, यानी एक प्रकार की ऊर्जा है। जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक ये जीवन है, और यही क्या है, ऊर्जा है। और भोजन से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा ही मिलती है, और यही ऊर्जा है हमारी, यही इसी को हम आत्मा कहें
यह हमारी आती जाती श्वास है, तो यही है ऊर्जा। ठीक है, और इस कोश में क्या है, जीवन शक्ति या ऊर्जा शामिल होती है जो भौतिक शरीर को बनाए रखती है, जिसमें सांस यानी प्राण भी शामिल है। ये 5 प्रमुख प्राणों, पंच प्राण से संबंधित है और जीवन शक्ति स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यानी जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी तब तक ही तो हमारी जीवन शक्ति बनी रहेगी और जब तक ही तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा है हमारा मनोमय कोश यानी मानसिक कोश, यानी हमारा मन। तो ये मन को क्या है, संदर्भित करता है, जिसमें हमारे विचार आते हैं, भावनाएं, अनुभूतियां शामिल है। यह है मानसिक प्रक्रियाओं का क्षेत्र है और बाहरी दुनिया और आंतरिक विचारों से प्रभावित होती है। चौथा है विज्ञानमय कोश। यह कोश बुद्धि, विवेक, ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। यानी इस कोश के अंतर्गत क्या क्या आता है, बुद्धि, विवेक और ज्ञान आता है और ये ज्ञान और तर्क के आधार पर समझने और निर्णय लेने की क्षमता है। यानी ये कोश हमें जो है ज्ञान के और तर्क के आधार पर समझने और अपने निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। पांचवा है आनंदमय कोश। ये क्या है, सर्वोच्च एवं सूक्ष्मतम कोश है जो शुद्ध आनंद, हर्ष और सच्चे स्व यानी आत्मा से संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यह आंतरिक शांति और पूर्णता का स्रोत है। तो दोस्तों सेकंड प्रश्न हमारा, जीवन में अभौतिक आयाम प्रसन्नता के महत्वपूर्ण घटक है, चर्चा कीजिए। यानी कि वे सारी चीजें या वो सारी घटक या आयाम जो हमें क्या है, भौतिक से प्राप्त नहीं होती है। यानी हमें जो है पैसों से, धन दौलत से वो सुख नहीं, बल्कि कैसा सुख है, ये अभौतिक सुख है। इसमें हम बात करेंगे प्रसन्नता क्या है, केवल भौतिक वस्तुओं या सुविधाओं से नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसे अभौतिक यानी कि नॉन मटेरियल आयाम होते हैं जो व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित करते हैं। जीवन में संतोष, प्रेम और आत्मसम्मान, संबंधों की गुणवत्ता और उद्देश्य की भावना जैसे अभौतिक पक्ष व्यक्ति की आंतरिक प्रसन्नता के मूल स्रोत है। तो हम इसका पहला बिंदु देखते हैं, जिसमें क्या है, संतोष और आत्मस्वीकृति। यानी कई बार क्या है, भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी क्या है, व्यक्ति असंतुष्ट रहता है, जबकि जो व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट रहता है उसमें एक आंतरिक शांति बनी रहती है जो सच्ची प्रसन्नता का स्रोत बनती है। दूसरा क्या है, संबंधों की गुणवत्ता। यानी पारिवारिक, सामाजिक और मित्रों के साथ संबंध व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। सच्चे संबंधों से मिला अपनापन और सहयोग मानसिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ाता है। तीसरा है आत्मसम्मान और पहचान। जब व्यक्ति अपने आत्मसम्मान और व्यक्तिगत पहचान को महसूस करता है तो उसे अपने जीवन में क्या है, एक उद्देश्य और मूल्य दिखाई देता है। यह भावना प्रसन्नता को गहराई देती है। दोस्तों चौथा पॉइंट है धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। यानी आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था व्यक्ति को जीवन के संघर्षों में धैर्य, सहनशीलता और आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। इससे व्यक्ति जीवन की अनिश्चितताओं से सहजता से स्वीकार करता है, जिससे प्रसन्नता बनी रहती है। पांचवा है सामाजिक सेवा और परोपकार। दूसरों की सहायता करने से जो आत्मिक संतोष प्राप्त होता है वह किसी भी भौतिक वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। ये व्यक्ति को समाज से जोड़ता है और एक सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण विकसित करता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भले ही भौतिक सुख सुविधाएं आवश्यक हो, लेकिन जीवन की वास्तविक प्रसन्नता उन अभौतिक आयामों में छिपी होती है जो हमें आत्मिक संतुलन, संबंधों की गर्माहट और जीवन का उद्देश्य प्रदान करते हैं। अतः अभौतिक आयामों को नजरअंदाज करना प्रसन्नता के मूल स्रोत से दूर जाना है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है वैश्विक प्रसन्नता सूचकांकों के संदर्भ में भारत की आलोचनात्मक अवस्थिति बताइए। तो हम इसमें देखते हैं कि प्रसन्नता क्या है, केवल भौतिक समृद्धि या जीडीपी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नागरिकों के मानसिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक जीवन की समग्र स्थिति को दर्शाती है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसे
वैश्विक सूचकांक इन पहलुओं के आधार पर देशों की रैंकिंग करते हैं। भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, इन सूचकांकों में अपेक्षाकृत निम्न स्थान पर है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है। भारत की वर्तमान स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार तो भारत की रैंकिंग क्या है? 116वां स्थान है। कितने देशों में? 146 देशों में। दूसरा, टॉप पे कौन से देश हैं? इसमें कौन सा है? फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। वहीं भारत से ऊपर कौन कौन है? तो पाकिस्तान, जो कि 108वें रैंक पर है, नेपाल जो कि 78 पर है और बांग्लादेश जो कि 118 पे है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारत के पास इतनी सुख सुविधा और वस्तुएं संसाधन होने के बावजूद भी हम लोग हैप्पीनेस के मामले में काफ़ी पीछे हैं, जबकि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश, जिनके देशों में इतनी ही विपदाएं हैं, संसाधनों की कमी है, फिर भी हैप्पीनेस के मामले में हमसे आगे हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो प्रमुख मापदंड जहाँ भारत पिछड़ा है, जिसमें पहला क्या है? सामाजिक समर्थन। तो लोगों के पास क्या है? कठिन समय में भरोसेमंद व्यक्ति की उपलब्धता कम है। शहरीकरण और परिवार विघटन, यानी कि परिवारों में तनाव, परिवारों का बिखरना और सामाजिक अलगाव इसका कारण है। दूसरा क्या है? भ्रष्टाचार की धारणा। सरकारी और प्रशासनिक तंत्र में पारदर्शिता की कमी से नागरिकों में क्या है? असंतोष व्याप्त है। चौथा है भौतिक असमानता, यानी आर्थिक प्रगति असमान है और एक और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है, वहीं बड़ी आबादी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। पांचवा है गुणवत्तापूर्ण जीवन, यानी स्वास्थ्य सेवाएं, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन एवं प्रदूषण नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। तो ये सारे हमारे मापदंड थे। तो हम देख सकते हैं कि इन कारणों से हम लोग पीछे होते हैं। इसके कुछ सकारात्मक पहलू देखते हैं, जिसमें क्या है? नीति सुधार, यानी NEP 2020 मिशन लाइफ, आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं प्रसन्नता के मूलभूत आधारों को सुधारने का प्रयास है। वहीं स्थानीय समुदायों की भूमिकाएं, यानी कई राज्य और पंचायत स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सहयोग और शिक्षा में नवाचार हो रहे हैं। तीसरा क्या है? आध्यात्मिक विरासत, यानी भारत की योग, ध्यान और वसुधैव कुटुंबकम जैसी जीवन दृष्टिया वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य और जीवन शैली में योगदान दे रही है। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो भारत को ईज ऑफ लिविंग, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस जैसे वैकल्पिक मॉडल को अपनाना चाहिए। JDP के साथ साथ GNH, यानी ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पर नीति निर्माण केंद्रित करना चाहिए। समाज में मापनीय खुशी और मानसिक भलाई के लिए राज्य स्तरीय डेटा संग्राहक और विश्लेषण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत की वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में निम्न रैंकिंग एक चेतावनी है कि मात्र आर्थिक विकास पर्याप्त नहीं है। जीवन की गुणवत्ता, मानसिक शांति, सामाजिक सहयोग और पारदर्शी शासन जैसे पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि भारत अपनी सांस्कृतिक पूंजी, आध्यात्मिक परंपरा और समावेशी नीतियों का सही उपयोग करे तो न केवल अपनी रैंकिंग सुधार सकता है, बल्कि विश्व को भी प्रसन्नता की दिशा दिखा सकता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, तनाव प्रबंधन किस प्रकार एक जीवन रक्षक कौशल है? अपने उत्तर को उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट करें। तनाव प्रबंधन एक जीवन रक्षक कौशल है, क्योंकि यह न केवल मानसिक शांति बनाए रखने में सहायक होता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, संबंधों और निर्णय निर्माण क्षमता को भी प्रभावित करता है। यानी जब व्यक्ति तनाव मुक्त होता है तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ भी होता है और अच्छे संबंध भी बना पाता है और अपना निर्णय जो है वो सही प्रकार से ले पाता है। अत्यधिक या अनियंत्रित तनाव कई गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और अवसाद, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि। सही ढंग से तनाव का सामना करने की क्षमता जीवन को सुरक्षित और संतुलित बनाए रखती है। तो चलिए उदाहरण से इस क्वेश्चन को स्पष्ट करते हैं। तो पहला क्या है? विद्यार्थी जीवन में तनाव प्रबंधन, यानी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे कई छात्रों को क्या होता है? अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यदि वह योजना बनाकर पढ़ाई करे, ध्यान और योग को अपनाए
तथा पर्याप्त विश्राम ले तो वह अच्छे से अंक प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह घबरा जाए, नींद छोड़ दे, आत्मविश्वास को खो दे तो उसका क्या है, मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और वह अवसाद या आत्मघात की ओर जा सकता है। दूसरा क्या है, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, यानी वर्क प्लेस पर किस प्रकार का तनाव होता है और किस प्रकार इसको हम लोग सही कर सकते हैं। तो एक आईटी कर्मचारी को डेटा लाइन पर प्रोजेक्ट पूरा करना होता है और समय का प्रबंधन, सहयोगियों से संवाद और समस्या को टुकड़े में बांटकर सुलझाने जैसी रणनीतियों से या रणनीतियों को अपनाकर वह तनाव को काबू में रख सकता है। इससे उसकी उत्पादकता बनी रहती है और स्वास्थ्य भी सुरक्षित रहता है। यानी समय का सही प्रबंधन करके, सहयोगियों से संवाद करके और समस्या को टुकड़े में बांटकर इस प्रकार की रणनीतियों के द्वारा हम लोग जो है अपनी स्ट्रेस को, अपनी तनाव को कम कर सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। तीसरा है आपातकालीन स्थितियों में तनाव। एक ड्राइवर अचानक सड़क पर सामने आए बच्चे को देखकर घबरा जाता है और यदि वह घबरा कर गाड़ी पर नियंत्रण खो दे तो क्या है, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन यदि वह शांत रहकर ब्रेक लगाए और वाहन को नियंत्रित करे तो क्या है, एक जीवन को बचा सकता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार तनाव से निपटने की क्षमता व्यक्ति को संकट की स्थिति में भी विवेकपूर्ण निर्णय लेने और शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने तथा स्वयं और दूसरों के जीवन की रक्षा करने में मदद करती है। अतः यह कहा जा सकता है कि तनाव प्रबंधन वास्तव में क्या है, एक जीवन रक्षक कौशल है। चलिए दोस्तों, अब हम सेमेस्टर 2 की पेपर को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है प्रसन्नता का कारक, यानी प्रसन्नता के फैक्टर्स क्या हैं, कारक क्या हैं, जिसमें हम लोग इसको आंतरिक कारक और बाह्य कारकों में विभाजित करके देख सकते हैं। तो आंतरिक कारक में सबसे पहला क्या है, मानसिक स्वास्थ्य, यानी सकारात्मक सोच, आत्मसम्मान और आत्मस्वीकृति और संतोष व्यक्ति की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं। और क्या है, अभौतिक आयाम, यानी इन संसार की भौतिक वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख नहीं, इससे भिन्न ये क्या हो सकती है, प्रेम, करुणा, कृतज्ञता, क्षमता और आत्मज्ञान जैसे मूल्यों से जुड़ाव दीर्घकालीन प्रसन्नता का आधार बनता है। तीसरा है आध्यात्मिकता। तो ध्यान, योग और आत्मचिंतन व्यक्ति को क्या है, आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करते हैं। यानी आंतरिक कारक में मानसिक स्वास्थ्य, अभौतिक आयाम और आध्यात्मिकता, ये तीनों ही कारक शामिल है। तो दोस्तों, बाह्य कारक क्या है, आर्थिक स्थिति, यानी तो दोस्तों देखते हैं बाह्य कारक क्या है। तो पहला है आर्थिक स्थिति, यानी आर्थिक सुरक्षा और आवश्यकताओं की पूर्ति, स्थायित्व से अस्थायी प्रसन्नता मिलती है, लेकिन यह सीमित होती है। अर्थात यानी आर्थिक रूप से, यानी धन से या आवश्यकताओं की पूर्ति से हमें क्या है, क्षणिक मात्र की सुखी मिलती है। यह क्या होती है, सीमित होती है, असीमित नहीं होती है। लेकिन ये भी क्या है, सुखी प्रदान कर रही है। तो ये भी क्या है, एक कारक है। दूसरा क्या है, सामाजिक संबंध, यानी परिवार, मित्रता, समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध व्यक्ति के जीवन में भावनात्मक सहयोग और सहारा प्रदान करते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का सुखी प्रदान करते हैं और ये भी एक खुशी का, एक प्रसन्नता का कारक है। दूसरा बात कर लेते हैं शैक्षिक और व्यवसायिक संतोष। तो शिक्षा और कार्य में संतुष्टि, उद्देश्य की भावना प्रसन्नता को बढ़ावा देती है। यानी जब हमें शिक्षा और किसी भी कार्य में संतुष्टि प्राप्त हो या हमें अच्छा उद्देश्य हमारे पास हो तो उन सभी चीज़ों से क्या हमें सुखी प्रसन्नता मिलती है। तीसरा है अन्य प्रमुख कारक। तो अन्य में हम देख सकते हैं स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य। तो क्या है, स्वास्थ्य, यानी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना मानसिक और भावनात्मक प्रसन्नता में सहायक होती है। वहीं पर्यावरण क्या है, सुरक्षित, स्वच्छ और शांतिपूर्ण पर्यावरण क्या है, व्यक्ति के मनोबल को सकारात्मक बनाए रखता है। वहीं सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य, समाज में प्रचलित मूल्य और संस्कार क्या है, व्यक्ति के दृष्टिकोण और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम देख सकते हैं कि प्रसन्नता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन, संबंधों की गुणवत्ता और जीवन के प्रति
दृष्टिकोण से अधिक गहराई से जुड़ी होती है और इसके लिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के कारकों को संतुलित करना आवश्यक होता है, जिससे हमें सुख की प्राप्ति मिल सके, सुख की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है तनाव प्रबंधन कौशल, यानी तनाव को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो बात करते हैं पहले तनाव होता क्या है। तो तनाव यानी स्ट्रेस एक क्या है, मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति क्या है, किसी चुनौती, दबाव या बदलाव का सामना करता है। और यह प्रक्रिया सकारात्मक भी हो सकती है जो प्रेरणा देती है, और यह नकारात्मक भी हो सकती है जो मानसिक अशांति और बीमारी का कारण बनती है। यानी सकारात्मक प्रभाव क्या है, यानी जैसे क्या है, पेपर है हमारा, तो एक प्रकार का हमें सकारात्मक ही स्ट्रेस मिलता है, क्योंकि हमें क्या होता है, हमारे टेंशन बढ़ती है कि हमें पेपर देना है, तो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं। वही नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। वही नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है, जब हम किसी कार्य को नहीं कर पाते हैं और हमें बार बार उसके ऊपर टोका जाता है, बोला जाता है, तो कई बार क्या है, हम लोग नकारात्मकता के कारण गलत निर्णय ले लेते हैं। आखिर तनाव प्रबंधन या कौशल की महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। तो तनाव से पूरी तरह समाप्त करना, यानी तनाव को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है, लेकिन इससे निपटना सीखा जा सकता है। यह कौशल क्या है, तनाव प्रबंधन कहलाता है, और इसके माध्यम से व्यक्ति समस्याओं का सामना शांतिपूर्वक करता है, नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रण करता है और निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखता है। यह कौशल व्यक्ति को मानसिक रूप से सशक्त बनाता है और कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहला क्या है, हमारा समय प्रबंधन। समय प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। समय का सही उपयोग तनाव को काफी हद तक कम कर सकता है। योजना बनाकर कार्य करना और प्राथमिकता तय करना महत्वपूर्ण होता है। तो समय प्रबंधन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है, जब हम किसी कार्य को समय के अनुसार करते हैं तो क्या है, वो कार्य जो है टाइम पर निपटता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे पास बर्डन नहीं बढ़ता है। इसलिए हमें समय का ध्यान रखते हुए, समय प्रबंधन करते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए योजना बनाकर कार्य करना चाहिए, जिससे क्या है, हमारा बर्डन नहीं बढ़ेगा, हमारे कार्य नहीं बढ़ेंगे, जिससे क्या हमारे को स्ट्रेस नहीं आएगी। दूसरा है सकारात्मक सोच, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। आशावादी दृष्टिकोण तनाव को कम करता है। सकारात्मक आत्म वार्ता से आत्मबल बढ़ता है। तीसरा है ध्यान और योग, यानी हम जब नियमित ध्यान करके, योगा करके, श्वास प्रश्वास की तकनीकें मन को शांत करने में सहायक होती है। यानी जब हमें स्ट्रेस फील हो रहा है तब हमें क्या करना चाहिए, कुछ समय के लिए हमको पोज करना चाहिए, पोज लेना चाहिए, ठीक है, और हमें क्या है, एक जगह बैठकर गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। इससे भी क्या है, हमारे को स्ट्रेस कम होता है। चौथा है स्वास्थ्य जीवन शैली। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद तनाव को नियंत्रित रखने में सहायक है। पांचवा क्या है, हमारा समर्थन प्राप्त करना, यानी सीकिंग सपोर्ट। यानी क्या है, जब हमें तनाव हो या हमें कोई दिक्कत हो तो क्या है, हमें दूसरों से बात करना चाहिए, उस बारे में हमें उसको कैसे कम कर सकते हैं। छठा है मनोरंजन और रुचियाँ। कई बार क्या होता है, हम जिस चीज़ में रुचि रखते हैं वो हमें प्रसन्नता देता है और वो हमारी तनाव को भी कम करता है। इसीलिए हमें अपने पसंद के कार्यों में समय बिताना चाहिए, जो तनाव को कम करता है और मानसिक स्फूर्ति प्रदान करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा की तैयारी में क्या है, अत्यधिक तनावग्रस्त है। यदि वह पढ़ाई का समय विभाजन करे, यानी टाइम टेबल बनाए, यानी टाइम मैनेजमेंट करे, और पर्याप्त नींद ले, ध्यान करे, यानी योगा करे, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर शिक्षक से मार्गदर्शन ले, तो क्या है, वह तनाव को नियंत्रित करके अच्छे परिणाम पा सकता है। दोस्तों, तीसरा प्रश्न दिया गया था प्रसन्नता और सौंदर्य शास्त्र, यानी प्रसन्नता का और सौंदर्य का किस प्रकार संबंध है। तो प्रसन्नता और सौंदर्य का संबंध जो है वो गहरा है, और सौंदर्य शास्त्र न केवल क्या है, कला और प्रकृति की सुंदरता का अध्ययन करता है, बल्कि यह मानव अनुभव, भावनाओं और संवेदनाओं से भी जुड़ा होता है। जब हम क्या है, किसी सुंदर दृश्य को, संगीत को, चित्रकला को, कविता या प्रकृति दृश्य को देखते हैं तो क्या होता है, हमारे भीतर एक विशेष प्रकार की भावनात्मक प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जिससे क्या है, हम आनंद या प्रसन्नता कहते हैं, और प्रसन्नता होती है। यानी जब हम प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं, प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, तो हमें क्या है, खुशी मिलती है। जिसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र का अनुभव क्या है, व्यक्ति को मानसिक रूप से शांति और संतुलन प्रदान करता है।
वही सुंदरता को देखने और सुनने या महसूस करने से मस्तिष्क में क्या है, डोपामिन जैसे रसायनों का स्राव होता है जो प्रसन्नता को बढ़ाता है। दूसरा क्या है, सृजनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति, यानी कला और सौंदर्य के माध्यम से व्यक्ति क्या है, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। ठीक है, ये सृजनात्मक प्रक्रिया एक आंतरिक संतोष और संतुलन का अनुभव कराती है जो प्रसन्नता को जन्म देता है। जैसे क्या है, चित्र बनाना, ठीक है, कविता लिखना, संगीत बजाना, ये सब क्या है, सृजनात्मक है। ये सभी सौंदर्यात्मक क्रियाएं हैं जो भीतर की प्रसन्नता को बढ़ाती है। तीसरा क्या है, प्रकृति की सुंदरता और मनोविज्ञान, यानी प्राकृतिक सौंदर्य जैसे सूर्यास्त हो गया, पर्वत हो गए, नदियां हो गया, फूल आदि, ये सभी क्या है, मानव मन को प्रसन्न करने की शक्ति रखते हैं। और अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से प्रकृति के संपर्क में रहते हैं वे क्या है, अधिक प्रसन्न और तनाव मुक्त रहते हैं। ठीक है, चौथा है सौंदर्य और मूल्य बोध। तो सौंदर्य केवल बाह्य नहीं, आंतरिक भी होता है। जैसे करुणा, विनम्रता और सदाचार, ये सभी कितनी सुंदर चीज है। जब हम किसी के प्रति करुणा व्यक्त करते हैं या हम किसी के प्रति विनम्र होते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, उसके साथ सद आचरण करते हैं, अच्छा आचरण करते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या है, सुंदरता ही है। और इन गुणों में भी सौंदर्य होता है जो मानवता को प्रसन्नता प्रदान करता है। जब हम किसी के अच्छे कार्य या नैतिक आचरण को देखते हैं तो हम क्या है, सौंदर्य की अनुभूति करते हैं, हमें खुशी मिलती है और हमारे भीतर संतोष उत्पन्न होता है। पांचवा है सामाजिक सौंदर्य और सामूहिक प्रसन्नता। जब समाज में कला, संगीत, रंग, नृत्य जैसे सौंदर्य शास्त्रीय तत्व प्रबल होते हैं तो वह समाज सामूहिक रूप से अधिक प्रसन्न रहता है। ठीक है, और सांस्कृतिक उत्सव, मेले, कला प्रदर्शनों में भाग लेना क्या है, समाज में सामूहिक आनंद उत्पन्न करता है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रसन्नता केवल भौतिक वस्तुओं से ही नहीं आती बल्कि सौंदर्य की अनुभूति, सराहना और अभिव्यक्ति से भी आती है। सौंदर्य शास्त्र में हमें जीवन के सूक्ष्म, गहरे और सार्थक पहलुओं को देखने की दृष्टि देते हैं जो हमें अधिक संवेदनशील, सहृदय, प्रसन्नता बनाता है। इस प्रकार सौंदर्य शास्त्र प्रसन्नता का एक महत्वपूर्ण आयाम है, अंग है, तत्व है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है कि आनंद की भारतीय अवधारणा प्रसन्नता के विचार से कहीं अधिक है। यानी आनंद की जो भारतीय अवधारणा है वो प्रसन्नता के विचार से कहीं अधिक है, इस पर चर्चा करना हो। तो भारतीय दर्शन में क्या है, आनंद की अवधारणा क्या है, एक अत्यंत गूढ़ और गहन अनुभूति को दर्शाती है जो केवल सामान्य प्रसन्नता या खुशी से कई अधिक व्यापक और आध्यात्मिक है। जिसमें हम देखते हैं प्रसन्नता बनाम आनंद, यानी प्रसन्नता क्या है और आनंद क्या है। तो प्रसन्नता प्राय इंद्रिय सुख, भौतिक सुख सुविधाओं का सामाजिक उपलब्धियों से जुड़ी होती है। ये क्षणिक होती है और परिस्थितियों पर निर्भर होती है। वहीं आनंद तो क्या है, ये एक स्थायी और आंतरिक और आत्मिक अवस्था है जो आत्मा से जुड़ी होती है और ये किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं रहती। यानी जब एक व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति हो जाती है तो वह संसार की सारी भौतिक वस्तुओं को, मोह माया को त्याग देता है, वो सदैव प्रसन्न रहता है व्यक्ति। दूसरा, भारतीय दर्शन में आनंद की अवधारणा। तो भारतीय दर्शन में आनंद किसे बताया गया है, क्या होता है। तो उपनिषद में आनंद को ब्रह्म का स्वभाव बताया गया है, यानी आनंद को ब्रह्मा आनंद बताया गया है, जिसमें कहते हैं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और आनंदो ब्रह्मेति वै जानात, अर्थात ब्रह्म ही आनंद है। और वहीं तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार आत्मा के 5 आवरणों पंचकोश में भी अंतिम और सर्वोच्च कोश क्या है, आनंदमय कोश था, जो कि हमने पढ़ा अभी, जहाँ क्या है, आत्मा शुद्ध और आनंद की स्थिति में होती है। वहीं भगवत गीता में आत्मा आनंद का उल्लेख है कि वह सुख जो आत्मा से उत्पन्न होता है और जो इंद्रियों से परे है वही क्या है, सच्चा आनंद है। तीसरा बिंदु देखते हैं, प्रसन्नता सीमित और आनंद असीमित है। यानी प्रसन्नता में मोह और इच्छा और भय जुड़े होते हैं जबकि आनंद इन सब से परे होता है। आनंद की अवस्था में व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होता है, ना दुख में विचलित होता है, ना सुख में अहंकार करता है।
चौथा है आनंद और साधना का संबंध। तो योग, ध्यान और भक्ति मार्ग के माध्यम से व्यक्ति आत्मानुभूति द्वारा आनंद को प्राप्त कर सकता है। यानी व्यक्ति योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, भक्ति मार्ग के माध्यम से भी आनंद को प्राप्त कर सकता है। वही हमारे भारतीय संत परंपरा में अद्वैत आनंद, नादानंद और भक्ति रसानंद जैसे शब्द इस उच्च अवस्था को दर्शाते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में प्रसन्नता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जबकि आनंद एक आध्यात्मिक अनुभव है। आनंद वह परम अवस्था है जहां आत्मा ब्रह्म से एकाकार होता है, और इस प्रकार आनंद की भारतीय अवधारणा वास्तव में प्रसन्नता से कई अधिक गहरी और व्यापक और शाश्वत है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, पर्यावरणीय और सामाजिक कारक किस प्रकार प्रसन्नता का आधार बनते हैं। यानी पर्यावरण और सामाजिक कारक किस प्रकार क्या है, प्रसन्नता का आधार है, कारण है। तो पर्यावरणीय और सामाजिक कारक प्रसन्नता के महत्वपूर्ण आधार होते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन की गुणवत्ता, मानसिक स्थिति और सामाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं। तो आइए इसे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो क्या है पर्यावरणीय कारक और प्रसन्नता। तो पर्यावरण क्या है, हमारे मन और शरीर दोनों पर गहरा प्रभाव डालता है। अच्छा और स्वच्छ पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आनंद का आधार होता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, साफ हवा, प्रदूषण मुक्त वातावरण स्वच्छ शरीर और मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे प्रसन्नता बढ़ती है। वहीं प्राकृतिक सौंदर्य, तो प्राकृतिक हरियाली, पार्क, जंगल, नदियां आदि क्या है, मानसिक तनाव कम कर आनंद और शांति का अनुभव कराते हैं। वहीं पर्यावरण संरक्षण, तो जब लोग क्या है पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय होते हैं तो उन्हें सामाजिक उत्तरदायित्व का एहसास होता है और उन्हें क्या है अंदर से प्रसन्न बनाता है। स्थिर और सुरक्षित वातावरण, तो पर्यावरणीय सुरक्षा से लोगों को जीवन की स्थिरता मिलती है, जिससे वे तनाव मुक्त रह पाते हैं। दूसरा है सामाजिक कारक और प्रसन्नता। मानव एक सामाजिक प्राणी है और हमारे सामाजिक संबंध हमारी खुशी और संतोष के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहां हम देख सकते हैं संबंध और सहायक नेटवर्क, तो परिवार, मित्र, समुदाय के साथ क्या है अच्छे और प्रेमपूर्ण संबंध हमें मानसिक संतुलन और सुरक्षा की भावना देते हैं। सामाजिक सम्मान और पहचान, समाज में सम्मानित और स्वीकार किए जाने की भावना से आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे प्रसन्नता होती है। सहयोग और सामाजिक समर्थन, कठिनाइयों में सामाजिक सहायता मिलने से तनाव कम होता है और व्यक्ति को आत्मबल मिलता है। सामाजिक गतिविधियां और मेलजोल, तो सामाजिक समारोह, त्योहार, मिलन जुलन से आनंद और उत्साह का अनुभव होता है। तो हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि पर्यावरणीय और सामाजिक कारक हमारे जीवन के मूल तत्व हैं, जो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं बल्कि मानसिक और भावनात्मक प्रसन्नता का भी आधार होते हैं। यदि हम स्वच्छ, स्वस्थ और सकारात्मक सामाजिक वातावरण बनाएंगे तो हमारा जीवन क्या है आनंदमय और संतुष्ट होगा। अतः प्रसन्नता के लिए पर्यावरण और सामाजिक कारकों की देखभाल अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और आखिरी प्रश्न, उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विभिन्न संस्कृतियों में तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत कीजिए। जिसमें हम पहला जो है सामाजिक व्यवहार की बात करते हैं, जिसमें पहला भारतीय संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति में सामाजिक व्यवहार में समानता और आदर का बहुत महत्व है। बड़े बुजुर्गों का विशेष सम्मान किया जाता है और बातचीत में विनम्रता होती है। उदाहरण के लिए नमस्ते कहना, पैर छूकर आशीर्वाद लेना। वहीं अमेरिकी संस्कृति में अधिक सहज और अनौपचारिक व्यवहार प्रचलित है। सभी को समान नजरिए से देखा जाता है और बातचीत में सीधेपन को प्राथमिकता दी जाती है। उदाहरण के लिए हाथ मिलाना, हाय कहना। वहीं खान पीन की बात करें तो भारतीय संस्कृति में भोजन में मसालों का भरपूर उपयोग होता है। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रचलित है। भोजन को परिवार और सामूहिकता से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए दाल, चावल, रोटी, विभिन्न प्रकार के सब्जियां। वही जापानी संस्कृति की बात करें तो भोजन में ताजी और हल्की सामग्री का प्रयोग होता है।
मछली और चावल प्रमुख होते हैं। खाना, सजावट और व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाता है। उदाहरण के लिए सुशी और साशमी और मिसो सूप। वहीं पहनावा की बात करें तो भारतीय संस्कृति पारंपरिक पोशाक जैसे साड़ी, धोती और कुर्ता पैजामा पहनना आम है, खासकर त्योहारों और समारोह में। वहीं उदाहरण के लिए महिलाएं क्या है, साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती या कुर्ता पहनते हैं। वहीं पश्चिमी संस्कृति की बात करें तो आधुनिक और आरामदायक कपड़े जैसे जीन्स, टी शर्ट, सूट अधिक प्रचलित है। पारंपरिक पोशाक त्योहारों या विशेष अवसरों तक सीमित है। उदाहरण के लिए ऑफिस में सूट और दिनचर्या में जींस। चौथा है त्योहार। भारतीय संस्कृति धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहारों की विविधता बहुत अधिक है। हर धर्म और क्षेत्र के अपने अपने विशेष उत्सव हैं। उदाहरण के लिए दिवाली है, होली है, ईद है, क्रिसमस। वहीं पश्चिमी संस्कृति की बात करें तो मुख्यतः क्रिसमस, ईस्टर जैसे धर्म आधारित त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय और सामाजिक उत्सव भी मनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए क्रिसमस पर घर सजाना, सांता क्लॉज। वहीं लास्ट और पांचवा बात करें तो क्या है, कार्यशैली। भारतीय संस्कृति जिसमें क्या आता है, कार्यस्थल पर रिश्तों और परस्पर विश्वास को महत्व दिया जाता है। बातचीत में सौम्यता और सम्मान होता है। उदाहरण के लिए वरिष्ठों से आशीर्वाद लेना, छोटों को आशीर्वाद देना। वहीं जर्मन संस्कृति की बात करें तो कार्य क्षमता, समय की पाबंदी और कड़ाई पर जोर दिया जाता है। नियमों का सख्ती से पालन होता है। उदाहरण के लिए मीटिंग समय पर शुरू और समाप्त होती है। तो दोस्तों, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृतियां अपने भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक परिवेश के अनुसार अलग अलग होती है और उनकी जीवन शैली, रीति रिवाज और मूल्यों में ये अंतर स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन अंतरों को समझकर हम एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान कर सकते हैं और बेहतर संवाद स्थापित कर सकते हैं और उन संस्कृतियों को अपना भी सकते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ की बात करते हैं जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर डली हुई है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से लिंक से चेकआउट कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।